हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। यस, हाँ तो बेटा जी बहुत अच्छे हो ना, मस्त हो, क्लियर। तो NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स के साथ में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन अपने को क्लियर करना है। यस, स्वागत है आपका आज लेक्चर 8 में, है ना। तो आज अपन बात करते हैं बेटा कि कल प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि सजीवों को उनकी समानता और असमानता ग्रुप और सब उसमें ग्रुप और सब ग्रुप में, समूह और उप समूह में कैटेगराइज करना, ताकि आप जानते हो कि उनकी स्टडी बहुत आसान हो जाए। यस, और उनको अपन अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ पर्टिकुलर ग्रुप में, क्लियर। ऐसा ग्रुप जिसमें आपस में बहुत ज़्यादा अधिक समानताएं हैं वो, या वो एक ग्रुप होकर अदर से असमानताएं हैं। यस, फिर अपने कहा बेटा कि वर्गीकरण शुरू में तर्कपूर्ण, कोई तर्क नहीं था, फिर तर्कपूर्ण 3 प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट, तर्कपूर्ण 3 प्रकार का। तो अपन ने सबसे पहले लिया उसके अंदर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कि मानव के यूज के अनुसार या आर्थिक महत्व, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अपन ने कैटेगराइज किया, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि एक ही प्लांट एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग कर सकता था। फिर अपन बात अपन आए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है? लीनियस। तो वो भी बात आ गई कि हिस्ट्री अपन जब अपन बात करेंगे अभी तो लीनियस से पहले आप जानते हो कि अरस्तु ने बेटा आप समझ सकते हो कि जंतुओं को भी रुधिर के रंग के आधार पर एनेइमा और इनेइमा, मतलब RBC नहीं तो एनेइमा और इनेइमा में बांटा था। और प्लांट्स को ग्रोथ वर्धी स्वभाव के आधार पर शाक, सूप, झाड़ी, हर्ब, सर्ब और ट्री में। और बाद थियोफ्रेस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने 4 में हर्ब, शाक, अंडर सर्ब, अर्ध सूप, सर्ब, सूप और फिर ट्री के अंदर। यस, और फिर आप क्या कहते हैं? लीनियस। तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो दाता थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले थे, वो लीनियस थे। तो लीनियस ने 2 जगह का उदाहरण भी दी, वो आगे पढ़ेंगे। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि लीनियस जो कृत्रिम वर्गीकरण क्या कहता है कि जब वर्गीकरण केवल और केवल 1 या 2 आकार की, मतलब लक्षणों पर आधारित तो, लेकिन ओनली एंड ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल, 1 या 2 आकार के लक्षणों पर आधारित हो। तो जब वर्गीकरण केवल 1 या 2 आकार के पर आधारित किया गया, तो आप जानते हैं कुछ अनरिलेटेड, जो आप जानते हैं अंतर संबंधित नहीं थे, अनरिलेटेड सजीव एक समूह में आ गए। ये उस कृत्रिम कमी थी। आपको बताया कि लीनियस ने कायिक और पुष्प दोनों लक्षणों, मेनली पुष्प लक्षणों पर उसने स्टेमन की संख्या और 24 क्लास में मैंने आपको पूरा बता दिया लीनियस का वर्गीकरण। बात को समझे। नेक्स्ट उसके बाद सबसे अच्छा वर्गीकरण आता प्राकृतिक, जो संपूर्ण आकार की, जड़ तनापति, संपूर्ण बाह्य आकार की, शारीरिकी, इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखता है और प्राकृतिक संबंधों, अंतर संबंधों पर आधारित है, तो वो अच्छा वर्गीकरण नेचुरल। फिर नेचुरल में 2 रूप बताए, फॉर्मल और फाइलोजेनेटिक। तो एक नेचुरल साधारण, और आप जानते हैं कि एक जातिवर्ती है। तो जो सबसे बेस्ट है, सबसे रिसेंट है और सबसे एडवांस है ना, सबसे अच्छा, सबसे आधुनिक, है ना, वो आपका है प्राकृतिक जातिवर्ती है। और प्राकृतिक जो जातिवर्ती वर्गीकरण है फाइलोजेनिक, वो आप जानते हो कि उद्विकास, कर्मिक उद्विकास पर आधारित है, जैव विकास के संबंधों पर आधारित है। तो पूरी फाइलोजेनी उसमें फॉलो की जाती है। तो वो मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन आपको हिस्ट्री के अंदर जैसे मान लो लीनियस का मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं, पहली बार प्राकृतिक वर्गीकरण आपको ये मैंने बताया था कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। तो अपन पहले बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या, कमी क्या, वो पढ़ लेते हैं। और उसके बाद अपन कुछ जो प्राकृतिक जातिवर्ती है उनकी अपन बात कर लेते हैं। यस और नो बेटा। तो वैसे आपके बाकी ज़्यादा इतिहास नहीं है, लेकिन इससे चैप्टर का 3rd चैप्टर लिंक बनता है और कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी, मैं सारी समझाऊंगा। यस और नो, क्लियर। तो बेटा देखो, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको अरस्तु की बात कर ली, लीनियस की बात कर ली, जो NCERT में दे रखा। अब मैं आप आता हूँ कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेटा जी आप ध्यान दे देखो, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। यस और नो। तो बात करते हैं कि बेंथम और हुकर है ना, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, क्यों उससे रिलेटेड थे। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड से रिलेटेड थे। वैज्ञानिक जो वानस्पतिक उद्यानों, स्पेशली बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड होते हैं, उनको आप कहते हो क्यूरेटर। क्या कहते हो बताओ? क्यूरेटर कहते हो भाई। जो भी वैज्ञानिक वानस्पतिक उद्यानों से रिलेटेड होते हैं उनको आप क्या कहते हो बेटा? क्यूरेटर कहते हो। यस और नो बोलो भाई। और अगली बात अपन करते हैं बेटा कि इन्होंने अपना वर्गीकरण, अपने एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, जेनेरा प्लांटेरम 1862 1983। तो जेनेरा प्लांटेरम के 3rd एडिशन में
जेनेरा प्लांटेरम के 3rd एडिशन में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इस पुस्तक में बेंथम हुकर ने स्पर्मेटोफाइटा, अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, स्पर्मेटोफाइटा होते हैं सीड बियरिंग प्लांट। अब मैं आपको सारा बताऊँगा कि जैसे सबसे पहले ब्रायोफाइटा तो नॉन वेस्कुलर थे, क्रिप्टोगैमी एक शब्द आएगा क्रिप्टोगैमस, जिनमें जन्नांग छुपे होते हैं, एक आएगा फेनोरोगैम्स, जन्नांग आपको नग्न आंख से दिखते हैं, जैसे पुष्प दिखता है ना औरतबीजियों में तो जो फेनोरोगैम वहाँ स्पर्मेटोफाइटा एक ग्रुप होता है, यानी ऐसा पादप जो सीड धारण करते हैं। तो सीड तो 2 ही करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप जानते हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में, बेंथम हुकर ने इस पुस्तक में स्पर्मेटोफाइटा जो सीड बियरिंग बीज धारण करने वाले पादप हैं उनका सबसे बड़ा व प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका सबसे बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रस्तुत किया। यस, अब बेटा जो स्पर्मेटोफाइटा हैं, स्पर्मेटोफाइटा यानी जो सीड बियरिंग प्लांट ग्रुप है, बीजधारी पादप हैं स्पर्मेटोफाइटा, जो बेटा सीड बियरिंग प्लांट ग्रुप है, बीजधारी पादप है। और आप जानते हैं कि इनको अपन एक टर्म और देते हैं फेनेरोगैम, फेनेरोगेमिया, कि जन्नांग नग्न आंखों से दिखाई दे। तो ये जो बेटा स्पर्मेटोफाइटा है सीड बियरिंग प्लांट, इन्होंने इस पूरे स्पर्मेटोफाइटा को 202 फैमिलीज में वर्गीकृत किया, 202 फैमिली में वर्गीकृत किया बेटा जी। कितनी फैमिली में? 202। तो ध्यान से सुनना कि इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट को, बीजधारी पादपों को 202 कुलों में, और आप जानते हो सबसे पहले इन्होंने लिया डाइकोटिलियोडोनी। डाइकोटिलियोडोनी मतलब डाइकोट्स जो द्विबीजपत्र होते हैं। तो डाइकोट ये क्लास है, डिवीजन एंजियोस्पर्म की डाइकोटिलियोडोनी जो क्लास है ना, तो इसको इन्होंने पहले इस क्लास को ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स को अपन बात करेंगे सीरीज, और देन फाइनल आपके फैमिलीज में। तो बेटा आप जानते हैं कि डाइकोटिलियोडोनी को 165 फैमिली बनाई इन्होंने। कितने? 165। फिर जिम्नोस्पर्म की कितनी फैमिली बनाई? 3 फैमिली। जिम्नोस्पर्म जो अनावर्तबीज होते हैं कितनी फैमिली बनाई? 3। और मोनोकोटिलियोडोनी की 34 फैमिली बनाई। तो आप जानते हैं कि जो स्पर्मेटोफाइटा हैं सीड बियरिंग प्लांट, पूरे प्लांट नहीं, सीड बियरिंग प्लांट, उनका जो सबसे बड़ा वर्गीकरण दिया वो किसने दिया बेटा? बेंथम और हुकर ने दिया। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे बड़ा वर्गीकरण जो स्पर्मेटोफाइटा का सीड बियरिंग प्लांट का प्रोवाइड किया वो बेंथम हुकर ने दिया। और 202 फैमिलियाँ, डाइकोटिलियोडोनी की 165, जिम्नोस्पर्म की 3, और मोनोकोटिलियोडोनी कितनी? 34 फैमिली बनाई। बात को समझे? अब बेटा तुम पता है कि सबसे पहले जो प्राकृतिक वर्गीकरण था, जो सभी आकार के लक्षणों पर आधारित था और प्राकृतिक संबंधों पर अंतर संबंध आधारित था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, वो सबसे पहले सुझाया भी किसने था? बेंथम और हुकर ने। अब देखो बेटा कि बेंथम और हुकर वर्गीकरण की अच्छाइयाँ क्या हैं? मेरिट्स, अच्छाइयाँ, मेरिट्स, अच्छाइयाँ क्या है? मेरिट्स ऑफ बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। और बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन की कमियाँ ये अपन बातें करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं बेंथम हुकर वर्गीकरण की अच्छाइयों की। तो बेटा आप ध्यान दो, देखो फर्स्ट टाइम तो भाई पहली बार इनका वर्गीकरण प्राकृतिक था, नेचुरल था, है ना। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम हुकर वॉज नेचुरल, फर्स्ट टाइम नेचुरल इन्होंने दिया, पहले तो सबसे अच्छी बात थी। अर्थात पौधों के वास्तविक अध्ययन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल स्टडी, और उनके नेचुरल एफिनिटीज पे आधारित था, है ना। वास्तविक अध्ययन और प्राकृतिक संबंधों, नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित था, जिससे क्या है कि समान समान ही एक समूह में आ पाए थे, अनरिलेटेड नहीं, है ना। तो आप जानते हैं इनका वर्गीकरण मुख्यतः पुष्पीय लक्षणों पर आधारित था। पुष्पीय लक्षण आप समझ सकते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर कायिक लक्षणों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो पुष्पीय लक्षण कायिक लक्षणों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। बात को समझे? इसे अपन बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि अभी देखना है कमें बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, लेकिन अपन कहते हैं कि सभी जो इस सारे हर्बेरिया जो है, सारे जो हर्बेरिया हैं वो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि सारे के सारे जो हर्बेरिया हैं वो आप किस पर डिपेंड, किसके अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं? बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में। क्यों भाई? एक तो ये वास्तविक अध्ययनों पर आधारित था, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या कि ये बहुत ही याद करने में आसान था, सिंपल था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फ्लोरल कैरेक्टर लिए गए थे। यस, तो सरल और याद करने में आसान था, इसलिए विश्व के सारे हर्बेरिया किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए गए? मतलब बेंथम हुकर। और ये कहा गया था ना हर्बेरिया में कि हर्बेरियम सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, क्लियर? तो ये सारी आपकी अच्छाइयाँ थी बेंथम हुकर वर्गीकरण की, मेरिट्स थी। क्या थी? मेरिट्स, अच्छाइयाँ थी। बात को समझे?
अब बैंथम हुकर वर्गीकरण में क्या कमी थी, डीमेरिट क्या थी, कमी क्या थी? तो बैंथम हुकर वर्गीकरण जो कमियां थी, इस वर्गीकरण की सबसे मुख्य कमी ये थी कि इसमें फाइलोजेनी जातिवर्तीयता को पूर्ण ध्यान में नहीं रखा गया। इस वर्गीकरण की जो सबसे मेन कमी थी वो ये थी बेटा कि इसमें जातिवर्तीयता फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जातिवर्तीयता फाइलोजेनी जो मैंने आपको बताया था सजीवों का कर्मिक उद्विकास, उसको ध्यान में नहीं, उसको पूर्णतः फॉलो नहीं किया गया, है ना। इस वर्गीकरण में सबसे मुख्य कमी थी कि इसमें फाइलोजेनी जातिवर्तीयता का पूर्ण ध्यान नहीं रखा गया। बात को समझे कैसे? तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई कैसे इसके अंदर जातिवर्तीयता को ध्यान में नहीं रखा गया। तो सीधी सी बात है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो बैंथम हुकर वर्गीकरण में आप देखो, ये रहा बैंथम हुकर वर्गीकरण, जिसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि भाई फाइलोजेनी को पूरा ध्यान में नहीं रखा गया। सही। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा बैंथम हुकर वर्गीकरण स्पर्मेटोफाइटा। इसमें देखो डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी के बीच में किसको रख दिया? जिम्नोस्पर्म को। यस। तो आप समझ सकते हैं कि डीमेरिट में सबसे ये था कि फाइलोजेनी ध्यान में नहीं रखा गया कि भाई इसमें जिम्नोस्पर्म को डाइकोट व मोनोकोटिलेडोनी जो क्लास है मोनोकोट के बीच में रखा था, बीच में रखा गया। अब ये बात तो सही है कि डाइकोट के बाद मोनोकोट आते, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी के बीच में किसको रख दिया? जिम्नोस्पर्म। और ये करेक्ट फाइलोजेनी नहीं है। बात को समझ रहे हैं? ये करेक्ट फाइलोजेनी नहीं है। जबकि करेक्ट सीक्वेंस क्या कहती है? करेक्ट सीक्वेंस ये कहती है बेटा कि यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट सीक्वेंस ये कहती है कर्मिक उद्विकास के दौरान मैंने आपको फाइलोजेनी बताई थी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो करेक्ट फाइलोजेनी ये कहती है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए था? जिम्नोस्पर्म। तो इस डीमेरिट में देखो करेक्ट फाइलोजेनी क्या कहती है कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए था स्पर्मेटोफाइटा में। फिर जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या आता? डाइकोटिलेडोनी। और फिर उसके बाद में क्या आता? मोनोकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोनी। यस और नो? तो करेक्ट सीक्वेंस ये है, जिम्नोस्पर्म, देन डाइकोटिलेडोनी, और उससे एडवांस आपका क्या है? मोनोकोटिलेडोनी। तो बस ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी बैंथम हुकर के वर्गीकरण की। बात को समझे? इसके अलावा और भी कुछ कमियां जो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है कि उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल फैमिलीज भी बनाई थी। क्लियर? कभी कभी एक आधा सतह की अनरिलेटेड प्लांट अलग फैमिली के साथ आ गया था। बात को समझे? तो ये क्या थी बेटा? डीमेरिट ऑफ बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन। क्लियर? उसके तो बैंथम हुकर का वर्गीकरण नेचुरल फॉर्मल था, प्राकृतिक था, लेकिन साधारण फाइलोजेनेटिक नहीं था। जबकि सबसे बेस्ट रिसेंट और वो होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अब देखना अपन एक आधा ऐसे साइंटिस्ट पढ़ते हैं जिसने नेचुरल फाइलोजेनेटिक देने की यानी पूर्णतः तो नहीं लेकिन ट्राई की, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक का एक अपन पढ़ते हैं आइक्लर का पढ़ लेते हैं। क्लियर? उसमें कुछ टर्म्स क्लियर करने के लिए। क्लियर? और फिर अपन वर्गीकरण की जगत अवधारणाओं पर जाएंगे बेटा। यस और नो? बोलो बोलो। क्लियर? तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन को समझकर सोचकर पीछे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को निकाल के वर्ड टू वर्ड आपको तैयार करना है। बोलो यस और नो? क्लियर है? ठीक है भाई। तो उसके बाद आप देखिए बेटा जी, जो एक साइंटिस्ट थे आइक्लर का वर्गीकरण था, वो 100% तो नहीं, लेकिन अपन बात रहे कि उसमें भी ऑलमोस्ट फाइलोजेनी थी, जातिवर्तीयता थी। तो बेटा देखो आइक्लर क्लासिफिकेशन, यहाँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कुछ टर्म्स हैं जो थर्ड चैप्टर से आएंगी तो आपको बेसिक वो क्लियर हो। तो बेटा ध्यान दो, देखो आइक्लर्स क्लासिफिकेशन। तो आइक्लर ने जो प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स प्लांटी, उसको अपन बात रहे कि दो ग्रुप में बांटा। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप क्या है बेटा? क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया यानी क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमिया। आप जानते हो क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? छुपा होना, हिडन, छुपा होना, क्रिप्टिक। तो क्रिप्टोगेमिया अर्थात जिनमें सेक्स ऑर्गन नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, यानी सेक्स ऑर्गन नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, सेक्स ऑर्गन नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, छुपे हों, हिडन फॉर्म में हो, आया ना? सेक्स ऑर्गन नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, इजीली दिखाई नहीं दे, यानी छुपे हुए हों, है ना? तो वो आपके होते हैं क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमस टर्म समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। यस। अब बेटा देखो ये तीन आपके डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
थैलोफाइटा में तुम जानते हो कि उत्तक संगठन ही नहीं है, कोशिका से उत्तक नहीं बना पाई थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में आप अच्छे जानते हो जो एल्गी आते हैं ना, एल्गी, तो एल्गी के अंदर तो जाइगोट बन गए थे लेकिन एम्ब्रियो नहीं बन पाया था, नॉन एम्ब्रियोफाइटा भी था। हालांकि ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा और ये दोनों एम्ब्रियोफाइटा हैं, भ्रूण नहीं है और भ्रूण इन दोनों में है, बात को समझे। और जानते हो सेवाल में अपन पढ़ेंगे उनके जो लैंगिक जनांग हैं वो एक कोश की और जैकेट विन, बाहर आवरण नहीं होगा। जैसे एंथर पे तो आवरण होता है ना, प्राकोश पे तो, या जैसे अपने वर्षण पे आवरण होता है, तो वहाँ ऐसा आवरण नहीं होगा। तो थैलोफाइटा टिश्यू नहीं है। ब्रायोफाइटा उत्तक तो है लेकिन समन उत्तक, जाइलम फ्लोएम नहीं, तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस आएगा ये, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस ब्रायोफाइटा। और टेरिडोफाइटा पहली बार वेस्कुलर प्लांट आए, वेस्कुलर थे लेकिन इनमें भी जन्नांग छुपे हुए, तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो बेटा देखो ये टर्म समझ में आई आपकी, क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया टर्म समझ में आई ना, कि जन्नांग नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, छुपे हों, हिडन फॉर्म में हो, क्रिप्टोगेमिया। अब ये 3 डिवीजन थैलोफाइटा, आगे एंगुलर प्लांटर इसको बांटा भी था, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा, और ये एम्ब्रियोफाइटा में आ गए थे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर देखो एक टर्म है फेनेरोगेमिया, फेनेरोगेमस, ये एक टर्म है फेनेरोगेमिया, फेनेरोगेमस, क्लियर। तो फेनेरोगेमस में सेक्स ऑर्गन विजिबल है ना, लैंगिक अंग विजिबल का मतलब होता है बेटा दिख रहे हैं, बाय नेक डाई, नग्न आंखों से, बाहर से ही, माइक्रो नग्न आंखों से ही आप जानते हो कि सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, उनका आप टर्म क्या दोगे, फेनेरोगेमिया, क्या दोगे, फेनेरोगेमस, है ना। और इनको अपन कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा भी, बीजधारी पादप भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, बीजधारी पादप, बीज धारण करने वाले। और वो 2 हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वेस्कुलर फेनेरोगेमस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बात को समझे नहीं समझे, अरे बोलो। तो फाइलोजेनी हो गई ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो। हाँ, एंजियो में ये नहीं कह पाए थे कि भाई मोनोकोट ज़्यादा एडवांस होते हैं डाइकोट से, ये फिर एंगुलर प्लांटल आया था, यस बेटा। और भी कई साइंटिस्ट आए बेटा, जैसे अपन बात रहे कि एक साइंटिस्ट था तख्ताजन, तख्ताजन साइंटिस्ट था बेटा, उसने तो ये कहा कि बिना फाइलोजेनी के, विदाउट फाइलोजेनी, विदाउट फाइलोजेनी, बिना फाइलोजेनी के जो वर्गीकरण है ना, वो बिना मांस की हड्डी, बोन्स विदाउट फ्लैश, जैसे अपने शरीर के ऊपर मसल्स नहीं हो, केवल कंकाल हड्डियों कंकाल हो, कितना बुरा लगेगा। तो आप जानते हो बिना फाइलोजेनी के वर्गीकरण भी वैसा ही है, बोन्स विदाउट फ्लैश, बिना मांस की हड्डी की तरह। तो ये आप जानते हैं कि तख्ताजन ने स्टेटमेंट दिया था। इसलिए बेटा फाइलोजेनी बहुत ज़रूरी है, और सजीवों का जीवनवर्त उद्विकास जरूरी है, और कर्मिक उद्विकास जो आप इवोल्यूशन में एक इवोल्यूशन ट्री भी पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन ट्री, कि हाँ शुरू में तो अपन बात रहे कि प्रोकैरियोट, फिर एक उसके यूकैरियोट, प्रोटिस्टा के बाद में आप अपन बताएंगे आपको कि पादप समान से कैसे आगे आगे ट्रीज जो इवोल्यूशन ट्री निकला, बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये जो कुछ आपको मैंने वर्गीकरण का इतिहास आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने वर्गीकरण जगत अवधारणाएं दी, तो 2 जगत, फिर 3 जगत, उनकी कमियां क्या थी, फिर सबसे अच्छा आया था 5 जगत। तो 5 जगत के अकॉर्डिंग अपन एनसीईआरटी 5 जगत को फॉलो करती है, जबकि जो पुरानी बुक्स या कॉलेज की बुक्स होती हैं वो अपन बात रहे कि ये आइक्लर प्लांटल या फिर इजीली अपन बात रहे कि इन वर्गीकरण को फॉलो करती है, जहाँ बैक्टीरिया एकोसे सब थैलोफाइटा में आते हैं, है ना। लेकिन 5 जगत अवधारणा फॉलो करती है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, 5 जगत अवधारणा के अकॉर्डिंग, यस। तो अब अपन बात करेंगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटा जी आप देखें कि वैज्ञानिकों के द्वारा सजीवों को ग्रुप में या स्पेशली अपन बात रहे कि कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए जगत अवधारणाएं दी गई, वर्गीकरण की जगत अवधारणाएं। तो जगत अवधारणाएं बेटा जी क्या कहती है, वर्गीकरण की जो जगत अवधारणाएं हैं वो क्या कहती हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले देखो किंगडम थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जगत अवधारणाएं, यस। और जैसे अपन बात करें कि जैसे बेटा सबसे पहले जो इसमें आई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्गीकरण की द्विजगत अवधारणा, वर्गीकरण की द्विजगत अवधारणा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा देखो द्विजगत अवधारणा, क्लियर। तो द्विजगत अवधारणा के जनक कौन थे, लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो बेटा अपन कहें कि भाई कैरोलस लीनियस द्विजगत
अवधारणा के जनक थे, या जो द्विजगत अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने पृथ्वी के सभी सजीवों को टू किंगडम, दो ही जगतों में विभक्त किया। टू किंगडम में एक आप जानते हैं कि जगत प्लांटी, और दूसरा जगत बेटा क्या? एनिमेलिया। बोलो, एक जगत क्या? प्लांटी, और एक जगत क्या? एनिमेलिया। यानी पूरी पृथ्वी के सजीवों को दो जगतों में विभक्त किया, प्लांटी और एनिमेलिया। पहले मेन दो जगत बनाए, फिर आगे जो कैटेगरियाँ होती है, बोलो हाँ है ना। अब अपन बात करते हैं बेटा कि भाई इस द्विजगत अवधारणा के क्या आधार थे, बेसिस क्या थे। तो देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी द्विजगत अवधारणा के आधार क्या थे, बेसिस क्या थे बेटा। क्लियर? तो देखो जो फर्स्ट बेसिस लिया गया था वो बेटा लिया गया था परजेंस अपन कहें बेटा कि परजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, परजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी सबसे पहले ये आधार लिया कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति व अनुपस्थिति। समझ रहे हो? कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो भाई जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको किस जगह कोशिका भित्ति उपस्थिति उनको किस में रखा गया? प्लांटी में। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको किस में रखा गया? एनिमेलिया में। बात को समझे? फिर द्विजगत अवधारणा का लीनियस का जो सेकंड था वो था बेटा मोटिलिटी ऑफ लाइफ, है ना। मतलब ये आपका था बेटा मोटिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गतिशीलता। बोलो हाँ है ना, ये था। तो जनरली अपन बात रहे कि जो प्लांटी थे उनको नॉन मोटाइल माना गया, यानी भाई स्थिर होते हैं ना प्लांट, तो मोटाइल नहीं थे वो, और इनको क्या माना गया? मोटाइल। और ऐसे अपन कभी जनरली अपन बात रहे कि परजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, हाँ है ना। तो बेटा देखो परजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति व अनुपस्थिति। यस बेटा, क्लोरोफिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति। बात को समझ गए? तो आप जानते हैं कि जनरली यहाँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑटोट्रॉप थे तो यहाँ सपोसिट है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट की बात की गई और यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट की बात की गई। यस, लेकिन मेन था सेल वॉल वाला। मेन क्या था? सेल वॉल वाला। तो बस यही कुछ आधार लेकर पूरी पृथ्वी जो जितने भी सजीव थे, जितने भी जीवन प्रारूप थे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे कोई भी ओपन प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, उन सब के कितने जगत बनाए गए? दो जगत, टू किंगडम। और दो जगत जो क्या थे? प्लांटी और एनिमेलिया। तो सभी सजीवों को दो जगतों में वर्गीकृत करने के तीन आधार बनाए गए: प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोटिलिटी ऑफ लाइफ, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति। बात को समझे? अच्छे से आप देख लें। अब बेटा जी आप समझ पा रहे हैं कि लीनियस द्विजगत अवधारणा के जनक थे। अब सबसे जो एनसीईआरटी में सबसे अहम बात दे रखी है वो दे रखी है कि इस दो जगत अवधारणा की कमियां क्या है, डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा जी सीधी सी बात है कि द्विजगत अवधारणा की कमियां क्या है, व्हाट द डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो बेटा
अब अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की, कमियों की बात करते हैं। भाई क्या क्या कमियां रह गई जब इन आधारों को आपको बनाया गया, तो फिर कमियां क्या रह गई, यस और नो। तो देखो बेटा, डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बिल्कुल आप बेटा स्टेप टू स्टेप आए। तो यहां अपन बात करेंगे कि डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की द्विजगत अवधारणा की कमियां। जो एनसीईआरटी इधर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, द्विजगत अवधारणा की कमियां। तो फिर बेटा जब साइंटिस्ट ने आगे और रिसर्च की और जीवन पर्यावरण को खोजा तो इसकी क्या कमी आई, है ना। फर्स्ट बात तो द्विजगत अवधारणा के अनुसार, फर्स्ट नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यानी बेटा आप जानते हो इस अवधारणा के अनुसार अगर अपन सजीवों को कैटेगराइज करें तो इस अवधारणा के अनुसार प्रोकैरियोट्स यानी जो एसिन केंद्रीय होते हैं, प्रोकैरियोट सेल होती है ना, प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स, जानते हो ना सुविकसित केंद्र की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेदन नहीं हो पाया, विभेदन नहीं हो पाया। अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभेदन नहीं हो पाया। पहली बात क्लियर बेटा। हाँ, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के कारण उनको प्लांटे के साथ ही रखा गया। क्लियर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिन भी सेल वॉल है, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे फंजाई है, उन सबको किस में रखा गया, प्लांटे में रखा गया। लेकिन इस अवधारणा में आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार की सेल है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभेदन नहीं हो पाया, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये पहली कमी थी इस द्विजगत अवधारणा की। दूसरी क्या कमी थी बेटा, जो द्विजगत अवधारणा की दूसरी कमी थी वो ये थी कि भाई इस अवधारणा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीवधारियों को दोनों ही जगतों में एक साथ रखा गया। यानी यूनिसेलुलर व मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दोनों ही जगतों में साथ साथ रखा गया, दोनों ही जगतों में साथ साथ रखा गया। इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी, है ना। हाँ भाई, जिनमें सेल वॉल थी या क्लोरोफिल था जो स्वपोषी था, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो प्लांटे में, और जो सेल वॉल नहीं थी या विषमपोषी था तो एक कोशिकीय चाहे बहुकोशिकीय एनिमेलिया में। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही सजीवों को साथ साथ दोनों ही जगतों में रखा गया। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी, बोलो हाँ है ना। अब बेटा जो द्विजगत अवधारणा की तीसरी कमी है और इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्लियर, कि किंगडम प्लांटे में पादप फंजाई को रखा गया, है ना। तो आप कहते हो कि भाई सीधी सी बात है कि किंगडम प्लांटे में, क्योंकि सेल वॉल के कारण, यस। तो बेटा किंगडम प्लांटे में, जगत प्लांटे में, किंगडम प्लांटे में पादपों के साथ फंजाई को रखा गया, फंजाई को रखा गया, यस। तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ पर पादप आप जानते हो स्वपोषी है, जबकि फंजाई, सभी फंजाई क्या हैं, विषमपोषी। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भी पादप स्वपोषी हैं, स्वपोषी हैं तथा सभी कवक यानी फंजाई विषमपोषी हैं। तो स्वपोषियों के साथ विषमपोषी को रख दिया ना। बात को समझे, क्यों रख दिया कि फंजाई में सेल वॉल थी, फंजाई में क्या थी, सेल वॉल।
लेकिन सीधी सी बात है कि सेल वॉल भी यहाँ भिन्न रासायनिक संगठन रखती है। भाई फंजाई में कहते हैं बेटा सेल वॉल, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि आप जानते हैं कि जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल वो किसकी है? फंगल सेलुलोज काइटिन से बनी होती है, जबकि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज होता है। मैन क्या होता है? सेलुलोज। तो भाई सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण फंजाई को प्लांटी के साथ रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो भिन्न रासायनिक संगठन वाले सेल वॉल है, तुम जानते हो इसे। ऐसे तो बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया को भी यही रखा गया, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन है। फंजाई में जो सेल वॉल मेनली काइटिन है, और प्लांट की सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज की। तो ये भिन्न सेल वॉल का भिन्न रासायनिक संगठन रखते कि नहीं रखते हैं? बोलो। तो ये सारी कमियां हो गई किसकी? द्विजगत अवधारणा की। और बेटा ये द्विजगत सारी कमियां जो एनसीईआरटी में दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये फर्स्ट टाइम किंगडम सिस्टम जो लिनियस ने 2 जगत, इसकी इतनी सारी कमियां आ गई, तो फिर अपन बात 3 जगत आया, 4 जगत आया, लेकिन वो नॉर्मल। फिर आप जानते हो सबसे जो एडवांस है वो 5 जगत अवधारणा आई। उसके बेसिस क्या हैं जो बार बार नीट एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लेवल पे दे रखा है। तो फिर अपन बात करेंगे 5 जगत अवधारणा की। बोलो। तो चलो अब अपन नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। हाँ तो बेटा जी आप देखिए कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब 2 किंगडम के बाद क्या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, यस और नो? तो बेटा देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया बताओ? अर्नेस्ट हैकल ने, यस और नो? और अर्नेस्ट हैकल ने बेटा 1866 में इन्होंने क्या किया कि भाई जो 2 जगत थे प्लांट एनिमेलिया, अब जो एकोशिकीय सेवाल थे या एकोशिकीय कवक थे, एकोशिकीय सेवाल या एकोशिकीय कवक, यानी बेटा जो भी एकोशिकीय जंतु थे, एकोशिकीय सेवाल थे, एकोशिकीय कवक थे, उनको उत्तक विभेदन उनमें अनुपस्थित था। उत्तक विभेदन उसके आधार पर उनको सेपरेट कर लिया और एक नया किंगडम की स्थापना की, इसको कहा प्रोटिस्टा, है ना? हाँ, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को लिया फिर फंजाई को सभी को ले आए, केवल एकोशिकीय रूप। केवल प्रोटिस्टा में कौन थे? एकोशिकीय रूप थे। तो इन्होंने आप जानते हो कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया, और सजीवों को कितने जगत में डिवाइड किया? 3 जगत में। 3 जगत में। एक नया जगत आपको यहाँ पर बना लिया प्रोटिस्टा, यस, और वो 2 जगत आपके थे ही, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और क्या बेटा? एनिमेलिया। बोलो बोलो। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जगत, यानी उत्तक विभेदन के अनुपस्थिति कारण जो भी एकोशिकीय सेवाल थे या एकोशिकीय पादप थे या जो भी एकोशिकीय जंतु थे, उन सबको किस में ले गए? प्रोटिस्टा में ले गए, है ना? तो 3 जगत हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब वही बात कि बेटा क्या है डीमेरिट, तो डीमेरिट आप सुन लें, क्लियर? पहला पॉइंट बना ही रहेगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभेदन नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल भी माइक्रोस्कोप एकोशिकीय रूप ही है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, एकोशिकीय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ साथ है किसमें? प्रोटिस्टा में। एकोशिकीय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों साथ साथ है किसमें? प्रोटिस्टा में। तो वही बात कि प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स में विभेदन नहीं हुआ, पहली बात। हाँ, एक चीज़ वो समस्या हल हो गई कि अब जो एकोश के स्वरूप इसी में आएंगे, जो बहुकोश के स्वपोषी होंगे प्लांटी में आएंगे, और बहुकोश के विषमपोषी किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। बोलो हाँ है ना? तो एक समस्या सोल्व हो गई। अब आपकी दूसरी डिमेरिट वही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि फंजाई विषमपोषी होते हुए भी स्वपोषियों के साथ रखा गया। तो इसकी दूसरी डिमेरिट हो गई। बात को समझे? तो ये बात हुई बेटा 3 किंगडम सिस्टम। अब देखो अपन आ जाते हैं किसके ऊपर? 4 किंगडम सिस्टम के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आ जाओ बेटा कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था भाई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई,
यस और नो। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज हो गई तो आप जानते हैं कि ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया बेटा कि जो जीवाणु और इनसे रिलेटेड कुछ जीवधारी होते हैं, जब उनकी आंतरिक कोश की संरचना को देखा तो पता चला कि वो डिफरेंट न्यूक्लियाई नहीं। आप जानते हो कि प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोन मतलब आदिम अस्पष्ट केंद्रक होता है क्योंकि केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, और यूकैरियोट में सुविकसित केंद्रक होता है। तो एक अलग संरचना वहाँ पर पता चली, वो प्रोकैरियोट है ना। और फिर उन सभी प्रोकैरियोट को किस में रख दिया, जगत मोनेरा में। तो देखो ये इन 4 जगतों में सभी सजीवों को वर्गीकृत किया। और आप समझ सकते हैं कि भाई जो 4 जगत उदाहरण दी किसने, कोपलैंड ने। अरे बोलो, तो आप समझ रहे हैं कि कोपलैंड क्रिएटेड सेपरेट मोनेरा है ना, और फिर इन्होंने दी 4 जगत अवधारणा। तो पहले तो आप जानते हो कि कोपलैंड ने, इधर ध्यान दें, कोपलैंड ने 1956 में एक फर्तक जगत की स्थापना की जो मोनेरा था। क्या था बेटा, मोनेरा। और जो भी प्रोकैरियोट थे ना, जो जीवाणु थे जिनमें आभासी केंद्रक था, अस्पष्ट केंद्रक था, उन सबको किस में रखा गया, मोनेरा में रखा गया। क्लियर। तो इस प्रकार आप देखो कि इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में, कितने किंगडम में बताओ, 4 किंगडम। और वो 4 किंगडम क्या क्या थे, कोपलैंड ने मोनेरा की स्थापना की थी, उन सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा था, मोनेरा में। तो बेटा ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स जो भी अस्पष्ट या आभासी केंद्रक रखते थे, उन सबको किस में रखा, मोनेरा में। फिर आप जानते हैं कि एकोशिकीय यूकैरियोट किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में, है ना। यूनिसेलुलर जो भी पादप हो चाहे जंतु, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये आप किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में। और फिर आप जानते हो कि वो 2 जगत आपके थे ही प्लांटी, भाई 2 जगत आपके थे ही प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। बहुकोश के सोपोसी यूकैरियोट प्लांटी में और बहुकोश की विषमपोषी यूकैरियोट किसमें, एनिमेलिया में। तो कितने जगत हो गए, 4 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। यस, अब ये समस्या भी सोल्व होगी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में विभाजन हो गया। लेकिन ये डिमेरिट अभी भी आप जानते हैं कि 4 जगत में भी अभी भी फंजाई प्लांटी में ही सम्मिलित थे, फंजाई प्लांटी में ही सम्मिलित थे, क्योंकि एक तो बेटा मोटिलिटी नहीं होती है एक स्पोर की वजह से। तो अभी भी फंजाई किस में सम्मिलित थे, प्लांटी में। तो ये भी डिमेरिट बनी हुई थी, और ये डिमेरिट जाकर कहाँ दूर होगी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो बेटा सबसे मोस्ट रिसेंट एडवांस और सबसे आधुनिक 1969, यानी आप जानते हो सबसे आधुनिक अपन बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस और नो, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। आप देखें बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 5 जगत वर्गीकरण तंत्र है, 5 जगत वर्गीकरण तंत्र। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही एडवांस है। आप समझ रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लेवल पे उसको दे रखा है, और पूरा एनसीईआरटी ने आगे इसी सिस्टम को फॉलो कर रखा है, इसी के अकॉर्डिंग सारे किंगडम के सजियों की स्टडी होगी। तो देखो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification in 1969, यानी 1969 में 5 जगत वर्गीकरण तंत्रों किसने प्रतिपादित किया, R.H. Whittaker ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यस, और ये सबसे आधुनिक मोस्ट रिसेंट, सबसे आधुनिक है ना, सबसे अच्छा अपन बात उठा कि मोस्ट रिसेंट, मोस्ट एडवांस, यस बेटा, और मोस्ट एक्सेप्टेड, विभिन्न वर्गीय की विधों या वर्गीय वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यस और नो, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम है भाई, सबसे आधुनिक, मोस्ट रिसेंट, मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इस वर्गीकरण तंत्र में R.H. Whittaker ने पृथ्वी के संपूर्ण सजीवों को कितने जगत में बेटा, कितने जगत में बांटा, 5 जगत में। कितने में, 5।
तो आप पहली चीज़ वर्गीकरण की जो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में आती है या हर व्यक्ति के दिमाग में आती है वो आती है कि भाई 5 में बांटा, पृथ्वी के सभी सजीवों को कितने जगतों में बांटा, 5 जगतों में बांटा। तो क्या बेसिस थे उसके, बेसिस क्या थे, आधार क्या थे? तो देखो बेटा 5 जगत वर्गीकरण के 5 बेसिस थे, 5 बेसिस थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो मेन 5 बेसिस थे, तो सीधी सी बात अपन करते हैं कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी बेटा 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% नीट 2014 में आया है ना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लियर बेटा? तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार, 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या हैं, 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या हैं बेटा? क्लियर? बेसिस क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा कि 5 जगत वर्गीकरण के जो आधार हैं, वो फर्स्ट आधार है टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, या अपन कहें सेल स्ट्रक्चर। भाई कोशिका के प्रकार, या आप जानते हैं कि कोशिका संरचना। तो आपको पता है सेल बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने सुना होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर कोशिका की 2 ही ब्रॉड कैटेगरी डिफाइन हुई है। एक प्रोकैरियोट, यानी जीवों के 2 ही यहाँ पर कैटेगरी होगी। एक प्रोकैरियोट, जिन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक नहीं हो, केंद्र की झिल्ली नहीं हो और स्टोन प्रोटीन नहीं हो, तो सुविकसित केंद्र, आभासी केंद्रक हो, तो प्रोकैरियोट्स। और जिनमें सुविकसित केंद्र को क्या होता है, यूकैरियोट्स। तो जानते हो सभी प्रोकैरियोट्स को एक जगत मोनेरा में, और बाकी 4 जगत क्या है, यूकैरियोट्स होंगे। यस, तो फर्स्ट आधार आप जानते हो टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, या अपन ने क्या कहा, सेल स्ट्रक्चर। यस बेटा, तो ये बात आपकी हुई, जो पहला आधार था सेल स्ट्रक्चर या फिर टाइप ऑफ सेल। बात को समझे? यस। उसके बाद बेटा दूसरा जो आधार था वो था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके एनसीईआरटी में वर्ड लिख रखा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, या इसको मैं कहूँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब बेटा थैलस संगठन, या अपन बात बेटा की सजीव की जटिलता। तो तुम्हें पता है प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट आए थे, लेकिन कुछ सरल यूकैरियोट थे एकोष स्वरूप, तो जो एकोष की यूकैरियोट उनको प्रोटिस्टा में, और बाकी बहुकोष की यूकैरियोट हो जाएंगी। यस, तो दूसरा आपका हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी थैलस संगठन, सजीव की जटिलता। यस बेटा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो तीसरा बेसिस था 5 जगत अवधारणा का, तीसरा बेसिस वो था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, पोषण का तरीका। ये सबसे मुख्य आधार था 5 जगत वर्गीकरण का। अगर जो सबसे मुख्य आधार था तो वो क्या था बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी पोषण का तरीका। यस बेटा, और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पोषण का तरीका है वो सबसे मुख्य आधार है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो फंजाई थे वो प्लांटी में से हटाए गए थे। फंजाई वर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। यस, ये सबसे मुख्य आधार था। फिर आप जानते हो बेटा कि जो नेक्स्ट अपन बात बेटा की जो 4th बेसिस है वो है रिप्रोडक्शन का मोड या लाइफ स्टाइल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या लाइफ स्टाइल। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का तरीका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर क्या, लाइफ स्टाइल। यस और नो? तो जनन का तरीका या फिर लाइफ स्टाइल, तो ये आपका क्या था, मतलब नेक्स्ट आपका बेटा था। क्लियर? तो ये जनन का तरीका या जीवन प्रारूप। यस, ये भाई। और पुराने एनसीईआरटी में यहाँ पर ले रखा है इकोलॉजिकल बिहेवियर, पारिस्थितिक व्यवहार। और जो 5 था तो आप जानते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप,
जो जातिवर्तीय संबंध, जातिवर्तीयता, जातिवर्तीयता या बोल दें जातिवर्तीय संबंध, ये आपके 5 किंगडम के 5 बेसिस थे। देर आर 5 बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट था टाइप ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर। इवन 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का संगठन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीव की जटिलता, यानी एक कोष की और बहुकोष की यूकैरियोट में। फिर आप जानते हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। मेजर तो 2 हैं, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप, लेकिन वहाँ अपन और थोड़े कैटेगराइज करेंगे। तो पोषण का तरीका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का तरीका या जीवन प्रारूप, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जातिवर्तीय संबंध। तो आप समझ रहे हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 बेसिस थे। यस और नो बेटा। और इसके ऊपर कैसे अपन बात करें कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के सारे सजीवों को कितने जगतों में किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया। और ये 5 जगत थे। सबसे पहला जो जगत था, ऐसा हम बता देते हैं, मोनेरा, यानी सभी प्रोकैरियोट, यानी मोनेरा जगत हो गया। अभी मैं नाम बताता हूँ, फिर मैं सारी बात कर लूँगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, यस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया जगत फंजाई, और ये अपन बात बेटा की प्लांटी, प्लांटी, और ये लो भाई एनिमेलिया। हाँ है ना। तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कि बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट, जो भी प्रोकैरियोट होंगे, सभी प्रोकैरियोट्स, वो प्रोकैरियोट्स आपके क्या हो गए, किस में हो गए? मोनेरा में। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए, यस, किस में हो गए? प्रोटिस्टा में। ये मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं लेकिन टिश्यू नहीं है, ये मल्टीसेलुलर हैं और हेटरोट्रोप हैं, हेटरोट्रोप, लेकिन एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन वो आ जाएगा, है ना बेटा। और ये मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोप्स हैं, ये मल्टीसेलुलर हेटरोट्रोप्स हैं। क्लियर। तो ये 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इस 5 जगत का जो सबसे बेस्ट प्रारूप था वो था बैलून सिस्टम, बैलून स्ट्रक्चर, यानी जातिवर्तीयता के अकॉर्डिंग इसका बैलून स्ट्रक्चर बताया गया। तो वो हम आपके सामने शो कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे कई सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे और इस बेसिस से भी कई क्वेश्चंस बेटा आपके सामने हो गए। यस। फिर आपको एक टेबल एनसीईआरटी में दे रखी, वो भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। हाँ तो बेटा ध्यान दें कि जो 5 किंगडम का बैलून टाइप था बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरी टाइप को फाइलोजेनी को शो करता है। तो देखो अपन यहाँ लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, और अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर अपन अरेंज करते हैं इस वे में अपर लेवल पे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता इंक्रीज होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन देखो बेटा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेसिस था वो फर्स्ट बेसिस था टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, या अपन कहें कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, सजीव के जटिल, सॉरी टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यस। तो इस अर्थ के ऊपर आपको पता है कि सेल वाइज लिख रखा है एनसीईआरटी में कि इस पृथ्वी पर सेल की 2 ही ब्रॉड कैटेगरी स्थापित हो पाई, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स। अब आप समझ सकते हैं प्रोकैरियोट जिनमें केंद्र की झिल्ली नहीं हो, सुविकसित केंद्रक नहीं हो, आभासी केंद्र को इंसिपिडेंट न्यूक्लियस, यस, तो प्रोकैरियोट्स। तो सभी प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में इंक्लूड किया गया, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और फिर आप जानते हो कि रिमेनिंग, अब क्वेश्चन आता है कि 5 जगत में कितने जगत प्रोकैरियोट है? 1, रिमेनिंग 4 जगत क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। यस बेटा। अब आप समझ पा रहे हैं कि भाई देखो इस मोनेरा के अंदर अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी, लेकिन कुछ स्वपोषी भी हैं, तो कुछ रसायन स्वपोषी, कीमोसिंथेसिस और ऑटोट्रोप्स भी हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी है ना, और कुछ हेटरोट्रोप्स हैं। तो वहाँ से देखो निकले कि भाई ये आपका हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो अपन ने जो सेकंड आधार लिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीव की जटिलता। अब मोनेरा को छोड़कर सारे यूकैरियोट थे, लेकिन बेटा कुछ सरल थे, मतलब एककोष के स्वरूप, और कुछ जटिल थे। तो जो सरल थे यूनिसेलुलर, तो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, तो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, सभी एक कोष के यूकैरियोट्स को, चाहे वो पादप समान हो, पादप समान प्रोटिस्ट, जैसे डायटम है, डेस्मिड है, पादप समान प्रोटिस्ट, एक कोष के यूकैरियोट पादप समान, चाहे एक कोष के यूकैरियोट जंतु समान, और चाहे
कवक समान स्लाइम मोल्ड, जो भी एकोस्की यूकेरियोट होगा किसमें आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में, अकॉर्डिंग 5 किंगडम। हाँ, जैसे अभी आपको एनसेट में भी क्लेमाइडोनास और क्लोरेला एकोस्की सवाल हैं, उनका विवरण कहाँ दिया गया है, उनका विवरण प्लांटी में, एल्गी में दिया गया है। लेकिन अपन बात करें बेटा, सीधी सी बात है कि अपन उनको कहाँ 5 जगह कहाँ अपने प्रोटिस्टा में, कहाँ रखे, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। यस, तो आपका दूसरा आधार हो गया सजीव की जटिलता। ये सजीव की जटिलता के बेसिस पे, सजीव की जटिलता के बेसिस पे, हाँ ना, तो किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। यस, अब अपन ने जो सबसे तीसरा सबसे मेन आधार जो लिया था वो लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। और देखो बेटा जी, यहाँ जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा में पादप समान प्रोटिस्ट भी हैं, एक कोशिकीय पादप समान डायटम है, डायनोफ्लेजेट्स हैं, एक कोशिकीय जंतु समान भी हैं और कुछ कवक समान भी हैं। तो ये प्रोटिस्टा आपका भी देखना मध्य जगत होगा। तो अब इस प्रोटिस्टा से ये तीनों बहुकोशिकीय हैं, किंगडम प्लांटी भी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय सोपोसी, किंगडम फंजाई भी बहुकोशिकीय, किंगडम एनिमिलिया भी। तो यहाँ अपन ने लगा दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वैसे देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होता है, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप, सोपोसी और विषमपोषी। लेकिन विषमपोषी के अंदर वो क्या है, मर्तोपजीवी है, परजीवी है, या अपन बात है परभक्षी है, क्या है वो, तो बेटा आप समझ पा रहे हैं। तो ये मल्टीसेलुलर किंगडम निकल गए, ये सारे मल्टीसेलुलर किंगडम है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम फंजाई है, किंगडम एनिमिलिया है। यस और नो। अब यहाँ पर लगाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सभी बहुकोशिकीय स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी ऑटोट्रोफी होलोफाइटिक जो पादप सम पोषण करते हैं किस जगत में आ गए, किंगडम प्लांटी में, जो एक उसके पादप समान संरचनाओं से आ गया। यस, अब आप समझ सकते हैं फंजाई, और 5 जगत वर्गीय एक ऐसा वर्गीय जिसमें फंजाई को जगत प्लांटी से हटाया गया पोषण के तरीके पर। तो देखो फंजाई में कभी भी, फंजाई कोशिकाओं में सलवाल होती है, लेकिन कभी भी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होते कभी भी, सारे फंजाई विषमपोषी हैं। लेकिन फंजाई विषमपोषी तो हैं, लेकिन कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषणी पोषण। क्या होता है अवशोषणी पोषण बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर कि जो कंज्यूमर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर, यस, उपभोक्ता, प्रोड्यूसर तो उत्पादक, कंज्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके मैक्रो कंज्यूमर आएंगे, मैक्रो कंज्यूमर की जो हम हैं मैक्रो कंज्यूमर, या जो भी शाकाहारी मांसाहारी जंतु मैक्रो कंज्यूमर, यानी पहले खाते हैं, अपन क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर पचाते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं। अरे बोलो बोलो। लेकिन एक होता है माइक्रो कंज्यूमर, डीकम्पोजर, माइक्रो कंज्यूमर। और ये जो बेटा माइक्रो कंज्यूमर हैं, माइक्रो कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, यानी अवशोषणी पोषण करते हैं, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। तो ये आपके कहलाते हैं डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। तो जो प्रकृति में जो भी मर्त पादप भाग होते हैं, मर्त जंतु होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ मर्त, उसके ऊपर पहले एंजाइम करते हैं और जटिल को सरल में बदलते हैं, जैसे सेलुलोज को ग्लूकोज में से और प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फिर उसमें से एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव यानी अवशोषणी पोषण करते हैं। ये ओस्मोट्रॉप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, ओस्मोट्रॉपिक, तो ये डिकम्पोजर्स हो गए। तो फंजाई वर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांटी इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए ये सबसे मेन बेसिस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे बोलो बेटा। यस, अब आप जानते हो कि एक है हेट्रोट्रोफी, कंज्यूमर, लेकिन ये कंज्यूमर है जो पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करके पाचन करते हैं। तो ये किंगडम एनिमेलिया है, हेट्रोट्रोफी। यस, तो ये सब किससे निकले, प्रोटिस्टा से निकल गए। यस और नो बेटा। और अब अगर अपन इकोलॉजिकल रोल देखें तो ये प्रोड्यूसर हैं, यस, ये डिकम्पोजर अपघटक हैं, और ये क्या है, कंज्यूमर है। तो ये बैलून शेप के तरह से मैंने आपको सारे बेसिस भी बता दिए, कौन किस में इंक्लूड होगा वो बता दिया कि जो भी प्रोकैरियोट होगा, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रो, जो भी प्रोकैरियोट होगा मोनेरा में, जो एकोस्की यूकेरियोट होगा वो प्रोटिस्टा में, जो बहुकोशिकीय यूकेरियोट स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी प्लांटी में, बहुकोशिकीय यूकेरियोट लेकिन अवशोषणी पोषण विषमपोषी लेकिन अवशोषणी पोषण करने वाला फंजाई में, बहुकोशिकीय यूकेरियोट अंतर्ग्रहण पोषण करने वाला किंगडम एनिमेलिया में। और टाइप ऑफ सेल या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका की जटिलता, सजीव की जटिलता, पोषण का तरीका, जनन का, या फिर इकोलॉजिकल बिहेवियर, और ये आपकी फाइलोजेनी होगी। ये जो एरो हैं, ये एरो क्या बताती है बेटा, फाइलोजेनी को बताती है। ये एरो किसको बताती है बताओ, फाइलोजेनी को बताती है। यस, और बेटा देखो फाइलोजेनी ये कहती है कि भाई पृथ्वी पर सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग सेल्स आई थी वो कौन थी, मोनेरा, प्रोकैरियोट। यस, और मोनेरा के बाद में एकोस्की यूकेरियोट, जिनमें पादप समान भी थे, जंतु समान भी थे और कवक समान। उसी से निकल गए बहुकोशिकी। क्या निकल गए, बहुकोशिकी।
बात को समझे। तो एक हाथ के ऊपर प्रोकेट और दूसरे हाथ पर बहुकोश की यूकेरियोट, तो मध्य जगत कौन सा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा अपन कल इसकी फाइलोजेनी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी फाइलोजेनी के बारे में, जाति वर्तीयता के बारे में थोड़ा और बताएंगे, और जाति वर्तीयता के बारे में बताकर कौन किसमें इंक्लूड वो बताएंगे, और इसकी कोई डिमेरिट तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी एक आधी डिमेरिट क्या है वो बताएंगे। और फिर अपन फर्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा का स्टडी करेंगे। बोलो बेटा, है ना। तो बहुत अच्छे से स्टडी करें पूरी आप टेबल, उस टेबल को, टाइप ऑफ सेल, उस एंसर टेबल को बढ़िया मस्त करके आना अगले लेक्चर को देखने से पहले। तो अगले लेक्चर के अंदर आप बेटा से मस्त वाला एनसेट पढ़ के आना, तो उसको मैं देखो आपको बुलाऊंगा फाइलोजेनी, और फिर अपन बात करेंगे, सारी बातें मैं आपके सामने करूंगा। थैंक यू वेरी मच।